कि ये तो फैसला होना कोई नहीं, चांद किस दिन नजर आना है, लेकिन ईद हमने पहले दिन पढ़ लेनी है जब इस मुल्क में होगी। तो हमने वो क्या उसे कहते हैं ना कि वो बड़ा एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिलीव करें आप। मतलब हम काम पे आते हैं तो आधे लोग हमें कह रहे होते ईद मुबारक, और हम साडा रोजा है आज। सही जी। नहीं, इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। अगर आप नॉन इस्लामिक स्टेट में हैं तो फिर आप नीर इस्लामिक स्टेट के साथ रोजा रख सकते हैं और ईद मना सकते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दीन हमारा बड़ा आसान है, हमने खुद उसको मुश्किल बना दिया। लेकिन बहरहाल चले, आपको ईद मुबारक जी पेश की मेरी तरफ से। कल आप सर ईद मना रहे हैं तो कल हमारी बात होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी आपको ईद मुबारक बोलते हैं। नहीं, हमारी कल भी हमारी बात होगी। लगता है मुझे हमारी हर मस्जिद में यहाँ पे बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, हमें मुतनाया बनाया जा रहे हैं सही जी। बिल्कुल सर। याहिया अफरीदी के नोट के बाद बेंच के फैसले की हैसियत क्या रह जाएगी सर? सर मैं तो इस नोट से पहले ही इस बेंच के फैसले की हैसियत मानता ही नहीं हूँ। आप याहिया अफरीदी साहब के नोट पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जो ये बेंच तश्कील पाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। उन्होंने यही पहले जो है वो सवाल उठाया कि आप पहले जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक जो आपका 8 रुकनी बेंच है वो फैसला करे, उसके बाद जो भी उसका फैसला हो फिर केस की तरफ बढ़े। तो ये बुनियादी जो सवाल उन्होंने उठा दिया। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि 2020 की जो सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर नेचर की जो एप्लीकेशन मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक अपील्स जो है पेंडिंग है, उनमें आपने जो है वो स्टे दिए हुए जो भी किया हुआ है, तो उसमें आप केस चला नहीं रहे, 3 साल हो गए हैं। तो मेरा जाती मानना भी ये है कि वो सिमिलर नेचर की केसेस 2020 के उनको पहले डिसाइड करें और फिर 2023 की तरफ आ पाए ना। आप 2020 के केसेस को पेंडिंग रखा हुआ है और 2023 के केसेस को आप टेकअप कर रहे हैं, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। और फैसला इसका बजाय जो है वो मुझे इतना जल्दी होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना जल्दी दिखाई हुआ दिन जा रहा। लेकिन क्या होगा ईद के बाद? जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब क्या करने चाहिए? इसी बेंच को कंटिन्यू करेंगे या कुछ कोई सर थोड़ा बहुत ईद के बाद वो कहते हैं ना, देयर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप। अभी तो देखना ये है कि उनका जो जोर था ना आज, वो जो जो पहले कह रहे थे कि हमने जो ट्यूसडे को इस केस को कंक्लूड करना है, तो वो केस तो कंक्लूड नहीं हुआ। अभी तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी फॉर्मुलेशन जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है वो केस क्या बनता है, केस बनता है नहीं बनता, फिर ये जो एप्लीकेशन जो आई हैं, जो प्रेयर्स हैं, ये प्रेयर्स एक्सेप्टेबल भी हैं या नहीं। देखिए अब एहसास उनको हो चुका है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया, फिर उसके बाद जो है वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया, और फिर उसके बाद अभी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है, और जिसमें बता दिया गया है कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो कितनी संजीदा है ये 9 मई के वाकयात को लेकर। तो चौधरी साहब इसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम मिल गया है कि अगर हम अपने 3 स्टार रैंक के ऑफिसर को स्पेयर नहीं कर रहे, तो एक जो एक्चुअल जिसका बेसिकली उसने डिफेंस करना था, उसने दिफा करना था, जिन तंसीबात उसकी जिम्मेदारी के नीचे थी, वो अपने फराइज की अंजामदही उसने जो है वो मेरिट के मुताबिक या जो उनका फर्ज बनता था उसके मुताबिक वो अंजाम नहीं दे सके, तो उस पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो एक्चुअली जो इस सारे मामले के साथ जो 9 मई है, इसके प्लानर्स हैं, डिजाइनर्स हैं और इसके एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको कौन स्पेयर करेगा? ये 102 लोग जिनके ऊपर ये जिनका ये मामला मिलिट्री कोर्ट में जा चुका है, आपको लगता है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा? आई रियली डाउट इट। इनके लिए इनकी बख्शिश नहीं है कि अनटिल के अनलेस कोई ऐसी बाद में कोई पॉलिसी अफवाज ही दे दे जिसमें ये बता दें कि जी इनको आपने छोड़ना है तो फिर छोड़ दें। अदरवाइज इस वक्त तक तो जो हालात नजर आ रहे हैं कि वो ना किसी जो मिलिट्री बैकग्राउंड के या जो आर्मी के किसी बंदे को छोड़ रहे हैं, ना किसी सिविलियन को छोड़ रहे हैं। तो बड़े दे आर शोइंग नो मर्सी, क्योंकि देखिए ना उन्होंने टाइम्स टू कम के लिए भी एक एग्जांपल सेट करनी है और बताना है कि जी दोबारा कोई ऐसा करने की जरूरत ना करे। देखिए वो अपनी जानों को नजराना भी दें, वो कुर्बानियां भी दें, वो सरहदों की हिफाजत भी करें, और फिर जब जब जो है वो एक सियासी जमात अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपने डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने जाती मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान जो कि मुल्की दफा की जिम्मेदारी की जिम्मेदार हैं और जो जो अपना खून दे रही हैं, उनके ऊपर हमला कर दे।
और उनसे मुतल्लिक़ कैसे-कैसे ट्रेंड चलाए हैं इन्होंने माज़ी में। असल में देखें साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी जो है ना, वो बहुत ही ढीली पॉलिसी रखी थी। उसके बाद उन्होंने वो बार-बार ये कहते रहे क्योंकि वो सेकंड टाइमर थे और एक्सटेंशन ली भी थी, तो आखिरी दिन आ गए और उसके बाद कभी उनको जो है वो मीर सादिक, मीर जाफ़र कह रहे थे, कभी जानवर, कभी क्या, कभी क्या। तो रेड लाइन रोज़-रोज़ ये शख्स क्रॉस करता था। अपने जो है 52 जलसे किए उन तकारीर में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जनाब इसने हमले किए, कभी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई की बात करता था। कभी इसने क्या-क्या नहीं किया। कौन-कौन सी जो रेड लाइनें इसने अबूर नहीं की, तो फिर ये शोखा हो गया। समझे शोखा होना? जब जी। कई बच्चे होते हैं ना, जब वो माँ-बाप उसको रोकते नहीं तो शोखी हो जाते हैं। तो ये भी ओवर जॉय हो गए थे खान साहब। तो उन्होंने एक ऑलरेडी डिज़ाइन किया, प्लान किया और प्लान करने के बाद कहा कि जी नज़र तो आ रहा था जो अपने करतूत थे, कि मैं गिरफ्तार होऊँगा, तो गिरफ्तार होने के बाद फिर उन्होंने कहा था ये रिएक्शन दिया जाएगा। ये प्लान था ऑलरेडी। फिर उन्होंने रिएक्शन दिया। तो रिएक्शन देने के बाद फिर आपको पता है कि लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया और उस वक़्त तो कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में फिर जो कानून की गिरफ्त में और उनको लेकर आए हैं और उनके खिलाफ पहले शवाहिद इकट्ठे किए, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अब जो है वो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार कर रहा है। और दो सवाल। आर्मी एक्ट के तहत इनका मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलना है। ये 1992 का आर्मी एक्ट है। ये आज का तो नहीं है, दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, कितने लोगों के ट्रायल्स हो चुके हैं। तो पहले ये लोग खामोश थे, पहले ये सो रहे जो थे। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आज के जो मंगल को फैसला करना था, असरअंदाज हुई है, उस पे आप ये फरमा रहे हैं? नहीं। उसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आया ना। एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि नो मर्सी फॉर एनीवन जो कि इन्वॉल्व था 9 मई में। और 9 मई जो है वो 9/11 है, ये बल्कि उससे भी बढ़कर जो है ना फ़ौज पाकिस्तान ने लिए। सबक देखें, बात ये है कि आज जो वो किसी को इजाज़त दे दें, किसी भी सियासी जमात को कि अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो सिंबल है रियासत के, उनके ऊपर हमला करें। जो जो मुल्क के दिफा के जो है वो सिंबल है। देखिए अब कोर कमांडर हाउस जो है, वहाँ पर जो है अगर खुदा ना खास्ता को हमला हो, तो अगर हम दिल्ली पर हमला करें तो उनका जो वहाँ की जो कोर होगी, वो जो कोर है उसका जो झंडा वहीं पर लगेगा ना, उनका जो उनका 3 स्टार का जो होगा, घर होगा, तो वहीं पर झंडा लहराता है आपका। तो आपका डिफेंस के लिए ये आपका जना हाउस भी था, कोर कमांडर हाउस भी था। वहाँ पर आप लोग शोखे होकर आ गए और फिर आपने जो है वहाँ पर वो जलाओ-गिराओ किया, सब कुछ किया, तबाही मचाई। उस टाइम ये समझ रहे थे कि शायद जो है ना ये हमको बहुत बड़े जो है ना वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। हालाँकि वो टॉलरेंस शो की, एक बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया, एक मैच्योरिटी का सबूत दिया। उस टाइम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और बाद में एक-एक को शवाहिद हासिल करके पकड़ कर फिर कानून की गिरफ्त में ले आए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो आपने अभी आपने बात जनरल बाजवा साहब वाली की, क्या बाजवा साहब इसलिए कुछ नहीं कर सके अपने आखिरी उन 2, 4, 6 महीनों में इमरान खान साहब के, जब उनको 52 जलसों में, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई ऐसा बुरा लफ्ज नहीं है जो उन्हें छोड़ा उनको कहने के लिए। शरीके जुर्म थे बहुत सारी चीजों में इमरान खान साहब के साथ, इसलिए इग्नोर करते रहे। नहीं, मेरे ख्याल मुताबिक दूसरा, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपकी बातों से लगता यह है कि कम से कम अदालतों के खिलाफ कोई फैसला तो नहीं आने वाला। देखिए जी, हुआ ये कि जब आज की समात जो इमरान खान के वकील थे, उज़ैर साहब, उन्होंने अपना पूरे दलाइल चल दिए, एंड हुए, तो एंड में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फॉर्मुलेशन सबमिट करानी है और जो जितने पिटिशनर थे, इनको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो मैंने कंसाइज स्टेटमेंट जमा कराऊँगा और प्लस कुछ एफआईआर्स हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, जो कि पुरानी एफआईआर्स हैं। तो उनको भी रिकॉर्ड के ऊपर ले आएँगे, जिसमें कुछ एफआईआर्स में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बार-बार कह रहे थे जी कि इसमें तो ज़िक्र ही नहीं है कि इनका आर्मी एक्ट का या इस तरह की चीज़ें। उन्होंने कहा जी केपीके की कोई है एफआईआर जो कि मैं रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूँ। और उसके अलावा जो इन बिटवीन 9 मई के और 10-15 दिन बाद तक जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से भी कुछ आपको पता है कि उसमें किसी का रोल डिफाइन हो जाता है। तो वो भी एक किस्म का, और वो क्या क्राइम कमिट हुआ है उसमें ही दफ़ात नहीं शामिल हो जाती हैं। मतलब आप रिमूव भी कर सकते हैं एफआईआर में से दफ़ात, और एफआईआर में नई दफ़ात शामिल भी होती है, ये कानून में इजाज़त होती है। तो वो बहरहाल इसके हवाले से उन्होंने बात की। अब ये मामला जिस समय में बढ़ रहा था, तो फिर अचानक हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल के बाद उन्होंने कुछ अपनी उनको कहा कि आप बताएँ कि लिस्ट फराहम करें। उन्होंने लिस्ट फराहम कर दी, जो लोग 2 लोगों के नाम बता दिए। लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इसको आप जो है सीक्रेट रखें, इसको पब्लिक ना किया जाए। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि आप इसको पब्लिक करें। आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दें। तो फिर उन्होंने, ज़ाहिर बात है, इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लाइंट है।
या आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जीएचक्यू है, उसकी तरफ से कुछ चीज होती है ना, उनका भी कोई कोई रीजन होती है जिस वजह से शायद वो अटॉर्नी जनरल से भी शेयर ना करना चाहें। बहुत सी सीक्रेसी होती है उसमें, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं। अब बीच में जो है ना, ये इमरान खान साहब के वकील कहते थे कि जिनको आर्मी का जो हॉकी टीम का प्लेयर है उसके को अगर सेड्यूस करता है तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा मामला आ जाता है। एक बात वो शायद भूल गए थे कि जो आर्मी ऑफिसर आता है या आर्मी जवान आता है, चाहे वो हॉकी प्लेयर है, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेटर है, जो भी है, पहला काम उसका ये होता है, उसको गन चलानी आती है। वो गन को उसको डिसअसेंबल कर सकता है, वो असेंबल कर सकता है। चाहे ड्राइवर भी है, वो भी शूटिंग करता है। तो आर्मी में जो भी आदमी है वो उसको वॉर ट्रेनिंग होती है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, और पुलिस से या पुलिस कमांडो से बहुत बेहतर होती है। तो ये शायद ये बात वो भूले हुए थे और वो अपने बात में मतलब जज्बात में आकर ये बात कर गए। अच्छा, आज आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। ये तो खैर जो रूटीन है, सब लोगों ने रिपोर्ट भी कर दी है क्या हुआ है, उसमें मजीद बातें भी कुछ हैं। मजे की बात यह है कि इमरान रियाज साहब के से मुतल्लिक आज उन्होंने नाम ले लिया और इमरान रियाज साहब के बारे में कहा कि उनको बाजियाब कराया जाए, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम उम्मीद करते हैं। फिर एक वाकया सुनाया कि एक आदमी अपनी 2 बच्चियों के साथ जो है वो सिंध प्रोविंस से लापता हुआ, और 6 साल बाद जो है वो केस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। फिर हमने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री से रब्ता करें, उन्होंने कहा जी कि इसको आप प्रोड्यूस करें। तो उनके पास अब ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी भी है कि उसको उन्होंने ट्रेस कर लिया, और फिर वो बंदा हमारे सामने बच्चों समेत आ गया था। ये बात तो की, तो उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं जी कि आप इमरान रियाज को भी प्रोड्यूस कराएंगे और प्लस वो ईद अपने बच्चों के साथ करें। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से इमरान रियाज साहब को वाकई अगर 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 किसी ने उठाया हुआ किसी दायरे ने, तो उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना चाहिए। चाहे उनके खिलाफ अगर केस आर्मी कोर्ट में भी चलना हो, तब भी उनको कोर्ट में उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, पता तो लगे ना वो है किधर। लेकिन जिस तरीके से बातें की, तो बात बाहर जब हम निकले तो हामिद खान साहब, उनसे बातचीत हो रही थी, कहते हैं कि यार ये जजों ने क्या किया है, कभी वक्त होगा। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे वैसे वो। उन्होंने कहा जी कि कभी वक्त आया तो मैं ये बताऊंगा, बल्कि कहते हैं ये केस खत्म हो जाए तो मैं बताऊंगा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है ना एन मौके के ऊपर अपनी सिमत बदला जाती है, इस पर भी बात करेंगे। तो कहता है मौजूदा केस के हवाले से भी अभी क्योंकि केस चल रहा है, ये केस खत्म हो तो फिर मैं बात करूंगा। मैंने कहा यानी क्या, आप थोड़ी वजाहत तो करें। कहते हैं ये मिन्नतें तरले करने से बेहतर था कि ऑर्डर कर देते ना कि 24 घंटे में उनको जो है वो आप प्रोड्यूस करें। तो पर हाँ, तो फिर मैंने वो एक ट्वीट भी कर दिया कि मैंने कहा जी मामला नौबत जो है ना मिन्नत तरले तक पहुंच चुकी है। वो हामिद खान साहब के बेसिकली अल्फाज थे जो मैंने ट्वीट कर दिए थे। तो हामिद खान साहब भी जो है बड़े दिल जले आए थे। और अच्छा, सेकंड बात ये है कि आज जितने भी एप्लीकेंट्स थे, फैसल सिद्दीकी जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील, अच्छा इसके अलावा जो उजैर भिंडारा के क्या नाम है उनका, अच्छा इसके अलावा सलमान अकरम रजा साहब, ये तमाम वकला, लतीफ खोसा साहब, एजाज अहसन साहब, ये तमाम रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, सर इसको आप काम रोकें, आप हुक्म इम्तनाई जारी करें। तो उनकी ये इस्तदा जो है वो तमाम ने एक तरफ इस्तदा की और चीफ जस्टिस ने उनको मुस्तरद कर दिया। और अब केस जो है ईद के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट वीक है ईद के बाद उसमें जजेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो सेकेंड वीक के बारे में कह रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ये केस टेकअप होगा। अब वो जब टेकअप होगा, इसका मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल इसका मुझे तो कोई ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब तो देखिए ना, सेकेंड वीक जुलाई का आ जाएगा, तो पहले 8 तारीख को यानी फर्स्ट वीक के एंड में इस हुकूमत ने खत्म हो जाना है। जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये खुद ही असेंबली तहलील कर देंगे 8 तारीख को या 9 तारीख को। तो 8-9 तारीख को असेंबली जब तहलील हो जाएगी, तो फिर आप देख लें कि फिर नई हुकूमत बनती है, फिर वो केस और लंबा होता है। तो अब देख लें कि ये अब केस, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, जजेस का बैठना भी एक साथ जो है वो मुमकिन होता है या नहीं होता, ये भी देखना है। मतलब ये आप